नमस्कार। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज 2023 जो इस साल कैटलिन कैरी को और ड्रू वीसमैन इन्हें प्रदान किया गया। हर साल अलग अलग कैटेगरीज में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो इस साल का जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन इस कैटेगरी का जो प्राइज है वो ये दो शास्त्रज्ञ हैं, कैटलिन कैरी को एंड ड्रू वीसमैन, इन्हें प्रदान किया गया। उनकी एक ऐसी तकनीक जहां पर उन्होंने mRNA को मॉडिफाई की करके उसका रिस्पांस हमारी इम्यून सिस्टम कैसे देती है उस पे इन्होंने काफी रिसर्च किया। और यही तकनीक फिर बाद में हमने कोविड-19 जो पैंडेमिक जिससे सारी दुनिया जूझ रही थी 2020 में, और उससे हम बाहर आ पाए। और आपको ही पता है कि ये बाहर आने की जो मेजर वजह थी तो वो थे वैक्सीन। तो mRNA बेस्ड वैक्सीन, ये जो नया कॉन्सेप्ट था, इसकी शुरुआत करने वाले ये कैटलिन कैरियोको और ड्रू वीसमैन, इन्हीं दो शास्त्रज्ञों को इस साल का 2023 का नोबेल प्राइज दिया गया है। वैक्सीन हम जो बोलते हैं तो ये मतलब बहुत पहले से हमें पता है। जैसे हमें पता है कि सबसे पहली जो वैक्सीन आई वो एडवर्ड जेनर, इन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट दी। उसके बाद काफी वैक्सीन आई। मतलब पैंडेमिक के पहले की अगर हम बात करते हैं तो वैक्सीन हम कैसे बनाते थे, मतलब वैक्सीन हम बनाते थे कि जैसे हम एक वायरस ले लेते थे, उसे वीक बनाते थे, या एक वायरस लेते थे, उसे मार डालते थे। तो यहाँ किल्ड या फिर वीकेंड ऐसे वायरसेस को यूज करके हम वैक्सीन बनाते थे। जैसे आपको पता होगा पोलियो का वैक्सीन, मीजल्स का वैक्सीन, ये इसी तरह से बना हुआ है। बाद में कुछ डेवलपमेंट्स हुए तो हम क्या करने लगे कि पूरा वायरस लेने के बजाय हम वायरस के छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो बाहर के आउटर सरफेस के पार्टिकल्स हैं जो एक्चुअली हमें इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं, उन पार्टिकल्स को यूज करके, उन प्रोटीन्स को यूज करके हाँ हमने वैक्सीन बनाना शुरू किया। वो शायद ज्यादा सेफ था, शायद नहीं, सच में ज्यादा सेफ था। और ऐसे वैक्सीन हमने बनाए भी, आपको पता है, ऐसे सक्सेसफुल वैक्सीन जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन। तो ये वैक्सीन भी हमने बनाए। तो चाहे आप पूरे वायरस से वैक्सीन बना लो, या उसके पार्टिकल्स से वैक्सीन बना लो, या मैंने आपको कहा कि बाद में तो लोगों ने क्या किया कि जो वायरल जेनेटिक कोड है, उस वायरल जेनेटिक कोड को लेके अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी में, तो वो जो वायरल जेनेटिक कोड है वो भी हमारे लिए मतलब काम करता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मतलब वो पूरा प्रोटीन के बजाय हम वो वायरल जेनेटिक कोड का पार्ट भी यूज कर सकते हैं। और वो वायरल जेनेटिक कोड लेके इन्होंने वेक्टर में डाल दिया एक, और एक वेक्टर वायरस जो जो हमारा नहीं, मतलब वायरस का जेनेटिक कोड लेके जाएगा, जो सरफेस प्रोटीन बनाएगा, और फिर हमारे ही सेल्स वो वायरस के प्रोटीन्स बनाएंगे, और हमारी इम्यून सिस्टम उन प्रोटीन्स के खिलाफ काम करेगी। तो ऐसे भी हमने काफी वैक्सीन बनाए। जैसे हमने इबोला का वैक्सीन इस टेक्नोलॉजी से, इस तकनीक से बनाया। तो जैसे मैं बोल रहा था कि मतलब ये कुछ नया नहीं है। मतलब जैसे एडवर्ड जेनर ने किया, फिर जो मैक्स थेलर थे 1951, उनको भी येलो फीवर वायरस वैक्सीन के लिए नोबेल पारितोषिक पहले भी प्रदान किया जा चुका है। तो मतलब यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि वायरस बनाना है, या वायरस का पार्टिकल बनाना है, या वो वेक्टर बनाना है, तो हमें सेल कल्चर्स लगेंगे। मतलब बहुत सारे एनिमल सेल कल्चर्स लगेगा, बहुत रोबस्ट टेक्निक है, जिससे टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा लगेगी। तो उसकी वजह से मतलब क्या हो जाता है कि जैसे हम पैंडेमिक को हमने फेस किया, जब हमें एकदम फास्ट वैक्सीन बनाने हैं तो तब हम नहीं बना पाते, मतलब इतना क्विकली वैक्सीन। तो अगर कोई ऐसा मेथड हो कि हम बिना ये सेल कल्चर के वैक्सीन बना पाए, तो शायद कुछ बात बन जाए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुआ 1980s में हमने mRNA बनाना चालू कर दिया बिना सेल कल्चर्स के, तो जिसको हम बोलते हैं इन विट्रो mRNA सिंथेसिस, व्हिच वाज कल्चर इंडिपेंडेंट। बिना सेल कल्चर्स के हम ये mRNA बना पाते थे। तो लोगों को लगा कि यस, आज हम शायद ये mRNA जो है हम बना पाएंगे, और ये हम थेरापेटिक्स में यूज कर पाएंगे, ये हम वैक्सीन बनाने में यूज कर पाएंगे। पर उसमें भी काफी तकनीकी अड़चने थी। जैसे जो ये इन विट्रो हम mRNA बना रहे थे वो इतना स्टेबल नहीं था, फिर इसको डिलीवर करने के लिए कॉम्प्लेक्स लिपिड के सिस्टम्स चाहिए थे। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स mRNA मॉलिक्यूल को वैक्सीन या थेरेपेटिक्स जैसा यूज करने में आ रही थी।
पर इसने इन्हें रोका नहीं। मतलब ये जो इस साल के नोबेल पारितोषिक विजेता हैं, जो हंगेरियन बायोकेमिस्ट हैं कैटलिन कैरिको, इन्हें पता था कि एमआरएनए एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है जो वैक्सीन बनाने में काम आ सकता है। तो इन्होंने अपना काम जारी रखा। इन्होंने बहुत लोगों से चर्चा की, पर बहुत लोग कुछ इन्फ्लुएंस हुए नहीं। मतलब उन्हें लगता था कि एमआरएनए को एज अ वैक्सीन यूज करना या एज अ थेरेपेटिक्स यूज करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो उन्होंने मतलब फिर भी अपना काम जारी रखा और तभी उनकी मुलाकात ये जो दूसरे हमारे नोबेल पारितोषिक विजेता है ड्रू वीसमैन, इनसे हुई। और ये ड्रू वीसमैन सर ये किस पे काम कर रहे थे, तो ये भी इम्यूनोलॉजिस्ट थे। ही वॉज वर्किंग विद डेंड्राइटिक सेल्स, जो हमारे इम्यून सर्वेलेंस में काम करते हैं। और जैसे ही कोई पैथोजन अंदर आता है तो जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है, डेंड्राइटिक सेल्स देते हैं, उस पर ये काफी काम कर रहे थे ड्रू वीसमैन। कैरिको ने जब ये बात वीसमैन को बताई, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे कुछ मिल के काम करें जहां पे हम एमआरएनए को यूज कर पाए एक नया वैक्सीन बनाने में या फिर कोई थेरेपेटिक मेथड ढूंढने में। उन्होंने बहुत रिसर्च किया, बहुत अड़चने आई। मतलब जैसे हमको पता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, उसमें ए टी जी सी है, आरएनए में ए यू जी और सी है। तो इन्होंने सोचा कि क्या हो रहा है। मतलब जब वाइसमैन ने देखा कि जब ये बाहर बना हुआ एमआरएनए जो है, इन विट्रो बना हुआ एमआरएनए हम जब इंट्रोड्यूस करते हैं डेंड्राइटिक सेल्स में, तो डेंड्राइटिक सेल्स नॉर्मली नहीं काम करते। मतलब वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देते थे। तो ये एक बहुत बड़ा हम बोलेंगे ना प्रॉब्लम उनके सामने आ गया कि अब हम क्या करें। मतलब क्योंकि नॉर्मल रिस्पॉन्स देना चाहिए, जबकि एक मैमेलियन सेल में एक सेल कल्चर में जो हमने एमआरएनए बनाया हुआ है वो काफी नॉर्मल सा रिस्पॉन्स दे रहा था। तो इन्होंने सोचा कि यार क्या बात हो रही है तो इन्होंने जब मिलके सोचा, तो बाद में उनको पता चला कि प्रोबेबली एक चीज वो बोल रहे हैं कि नॉर्मल सेल्स में जो आरएनए के बेसिस होते हैं वो थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं, कुछ ग्रुप्स अटैच होते हैं, कुछ अलग से बेसिस होते हैं जो एयूजीसी से काफी अलग है। उन्होंने सोचा क्यों ना ये हम मॉडिफाई करके देखें। और मतलब दे वर सरप्राइज्ड, किसे सरप्राइज पसंद नहीं, और ऐसे तो सबको पसंद है तो दे वर सरप्राइज्ड टू सी कि जो मॉडिफाइड एमआरएनए बेसिस इन्होंने जब ऐड किए और फिर ये मॉडिफाइड बेसिस वाला एमआरएनए इंट्रोड्यूस किया डेंड्राइटिक सेल में, तो एकदम नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स उस डेंड्राइटिक सेल ने दिया। तो पहला हम बोलेंगे जो पहला पड़ाव था वो इन्होंने सक्सेसफुली पार कर लिया। तो अब हम सोच सकते थे कि यस, हम शायद एमआरएनए यूज कर पाएंगे टू डेवलप नॉवेल वैक्सीन्स एंड थेरेपेटिक्स और बहुत कुछ। तो कब हुआ? 2005, मतलब लगभग 15 साल कोविड 19 का जो पैंडेमिक जिससे हम सारे जूझे और इन वैक्सीन्स ने हमको बाहर निकाला, 15 साल पहले जब इसके आने की कुछ भनक भी नहीं थी, इससे पहले ही ये लोग इन चीजों पर काम कर रहे थे। 2005 में इन्होंने अपने ये रिजल्ट्स पब्लिश किए और तब लोगों को थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा कि हाँ शायद हम एमआरएनए अब यूज कर पाएंगे थेरेपेटिक्स में। 2008 और 2010 में भी इन्होंने रिसर्च करके फाइंड आउट किया कि अगर हम मॉडिफाइड बेस वाला एमआरएनए डेंड्राइटिक सेल में डालते हैं या किसी सेल में डालते हैं तो उसका जो प्रोटीन का प्रोडक्शन है वो भी काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो इसका मतलब कि दो जो मेजर प्रॉब्लम्स थे, एक जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सेल दे रही थी और दूसरा जो प्रोडक्शन कम हो रहा था, ये दोनों बाधाओं को अब इन्होंने दूर कर दिया था। और 2010 तक तो अभी लोगों ने विश्वास करना चालू भी कर दिया था कि ये हम एमआरएनए यूज कर पाएंगे, और किया भी। जिका वायरस के अगेंस्ट हमने वैक्सीन्स बनाए और आपका जो एमईआरएस कोवी वायरस है, जो सार्स कोवी 2, यस आपने सही सुना, जिससे हम अभी अभी बाहर निकले हैं, उससे काफी मिलता जुलता हुआ व्हाट कॉल एज वायरस था, उसको भी हम मात दे पाए इसी तकनीक से, इसी टेक्नोलॉजी से। और फिर बाद में मतलब दिसंबर 20 में, मतलब हमको इस पैंडेमिक ने जब घेरा, इट वाज लगभग मार्च 2020। तो मार्च 2020 में हमने जिस पैंडेमिक को फेस किया, इतना क्विकली हम दिसंबर 2020 तक वैक्सीन ला पाए टू फाइट दीज पर्टिकुलर वायरसेस, इन वायरसेस से फाइट करने के लिए, इस पैंडेमिक से फाइट करने के लिए। तो ये इन दो शास्त्रज्ञों की बदौलत है, दैट इज कैटलिन कैरिको और ड्रू वीसमैन। और इन्होंने एक रास्ता दिखाया, हम बोलेंगे। बहुत सारे और टेक्नोलॉजीज आए थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, और ये सारी टेक्नोलॉजीज मिलके, सारे कोविड वैक्सीन मिला के आज लगभग 13 बिलियन हम बोलेंगे कि वैक्सीन्स
हम आज तक लोगों को कोविड के शॉट्स दे पाए हैं। तो इस साल का जो नोबेल प्राइज है कैटलिन कैरिको और ड्रू वीसमैन, उन्हें उन्हें सच में एक बहुत बड़े थैंक्स की जरूरत है कि उन्होंने एक ऐसी दिशा दिखाई कि जहाँ पे हम मॉडिफाइड mRNA बेसिस यूज करके हम एकदम फास्ट रेट से एक नए और उम्दा वैक्सीन बना सकते हैं। लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि यही टेक्नोलॉजी यूज करके हम काफी बाकी सारे डिजीजेस को भी शायद हम ओवरकम कर पाएंगे, काफी सारे शायद हम कैंसर्स के लिए भी हम इलाज अभी ला पाएंगे। तो एक हम बोलेंगे ना रास्ता दिखाने वाला काम ये कैटलिन कैरिको और ड्रू वीसमैन इन्होंने किया है। आज का ये जो वीडियो था ये थोड़ा सा ऐसा अज्यूम किया हुआ था कि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज माइक्रोबायोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का, बायोलॉजी का इन जनरल है। जल्द ही हम आपके सामने एक मोर सिंपल वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम बेसिक्स से ये वैक्सीन क्या होती है और ये कैसे काम करती है और इन्होंने कैसे ये काम किया, ये सारी चीजें हम आपके सामने लाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। प्रोफेसर गिरीश कुकरेजा, थैंक यू सो मच।